हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर 1 है, यानी कि अध्ययन 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इस वीडियो में हम इसका नोट्स और इसका एक्सप्लेनेशन दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या क्या नोट्स में आपको लिखना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, तो इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक से जो अभिक्रिया के फल स्वरूप जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भोजन का पचना, श्वसन, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, ठीक है, दही का बनना एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो क्या क्या होता है, तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये सभी होता है। उसके बाद है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। कैसे होता है रासायनिक परिवर्तन का प्रदर्शन, तो देखिए यहाँ पे पहले शब्द समीकरण। क्या होता है शब्द समीकरण, जिसमें जो जो चीज अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हमें लिखना होता है। जैसे जिंक है यहाँ पे, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये हो गया अभिकारक, ठीक है, जो भाग लेते हैं। और यहाँ देखिए जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना, तो ये हो गया उत्पाद, यानी रिएक्शन के बाद ये बना। इसे हम एक और रूप में लिखते हैं, देखिए ये वाला आपका दिया हुआ है रासायनिक समीकरण, यानी जिंक, ठीक है, ये जिंक का फॉर्मूला है, Zn सैम्बल है इसका, और सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इस तरह से आपको लिखना होगा, ये चार्ट को अच्छे से बनाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसे बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो ये है आपका रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये इस फॉर्म में जो लिखते हैं रासायनिक समीकरण है। जैसे मैथ्स में हम लोग कैसे लिखते हैं, 2x + 3 = 5, तो ये आपका मैथ्स का समीकरण हो गया, इक्वेशन हो गया। उसी तरह से ये केमिस्ट्री का समीकरण यानी इक्वेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, यानी जो अभी मैं यहाँ पे बैलेंस किया, ठीक है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना कहना पड़ता है। तो इसे आपको लिखना होगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट लिख दोगे। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है, ये द्रव्यमान संरक्षण पर काम करता है। इनके अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। ठीक है, देखे ना, यहाँ पे कुछ नहीं होता, बस मॉलिक्यूल सीधा उधर हो जाते हैं, तो उसी को अरेंज करना पड़ता है और इसे ही हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड से, यानी हम लोग छांट के चूज करके लगा के देखेंगे कि कोई बैलेंस कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था ना उस तरह से। और बैलेंसिंग के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं मैं, आप जाए और इसे देख ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से जाके आप बैलेंसिंग वाला सीख सकते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसी का स्टेप है, आप इसे चाहो तो लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा तो ये याद भी होगा, आप इसे कर सकते हो, और नहीं तो मेरा एक स्पेशल वीडियो होगा, उस पर आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारा चीज दिखाया गया है। ठोस को हम S से दिखाते हैं, द्रव को L से यानी लिक्विड, ठोस से S से यानी सॉलिड, गैस को G से, और जलीय विलयन को एक्वस से AQ से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ देखिए इक्वेशन को पूरा सिंबलिक फॉर्म में भी दिखाया गया है, और यहाँ इसका अवस्था दिखाया गया है। ठीक है, ये अवस्था किस किस में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। चलिए आगे अब हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उनमें से पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कोयले का दहन में कार्बन ऑक्सीजन का खपत होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जल का निर्माण में हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगता है और H2O बनता है। इसमें देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन, और ये इसका समझिए ये फॉर्मूला है, और ये वाला इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्पादन होता है। ठीक है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होता है उससे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊष्मा निकलता है। यही ऊष्मा निकलने वाली अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह से श्वसन में भी ऐसा होता है, जब ग्लूकोज डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जाने के बाद, तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊष्मा, और यही ऊष्मा हमें ऊर्जा के रूप में मिलती है, यानी कि एनर्जी के रूप में। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होगा कि एक पदार्थ, एक सिंगल पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन जाते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं,
वियोजन अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या है, ऊष्मीय वियोजन, यानी जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन किया जाता है। तो देखिए इसका क्या है, उदाहरण देखते हैं हम लोग। फेरस सल्फेट, FeSO4 को फेरस सल्फेट बोलते हैं। इसे जब हम हीट करते हैं, जब इसे हम हीट करेंगे तो ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये भूरा लाल रंग का रहेगा जो जंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चूना पत्थर को जब हीट करेंगे तो ये CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक और है वैद्युत वियोजन। इसमें क्या होता है कि वाटर टूट के H2+O2 में बदल जाएगा। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। देखिए यहाँ पे विद्युत धारा है, यहाँ पे देखिए बैटरी अप्लाई किया गया है, यहाँ पे एनोड कैथोड डाला गया है। ठीक है, और इसका सारा फंक्शन यहाँ दिया हुआ है। तो आप इसे कर सकते हो, डायग्राम बना करके ये सारी चीजों को लिख लेना। नेक्स्ट चलते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में हम प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। और इसमें देखिए AgCl और AgBr होता है। जो सनलाइट की उपस्थिति में होगा तो Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, Br2 अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है, और ये एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या करेगा, एक पावरफुल एलिमेंट दूसरे को उसके कंपाउंड से अलग कर देगा। देखिए फेरस ज्यादा अभिक्रियाशील होता है तो ये कॉपर को हटा देगा और खुद इसकी जगह को ग्रहण कर लेगा। तो फेरस सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट, और क्या बनेगा एक ठो, यहाँ से ये कॉपर अलग कर देगा इसको। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लोगे। देखिए यहाँ पे ये परखनली में होता है इस तरह से रिएक्शन, ये लैब में आपको दिखाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि दोनों कंपाउंड जो होते हैं, दोनों यानी कि जो यौगिक होते हैं, वो एक दूसरे का जो आयन से एक्सचेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम जो है सो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा और बेरियम है सो सल्फेट के साथ कर लेगा। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया NaCl। ठीक है, अगला है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो उपचयन अपचयन में क्या होता है, पहले आप उपचयन को समझते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब इसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी कमी होता है तो भी वो कहलाएगा उपचयन। देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा था, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बढ़ा यहाँ पे यानी कि ऐड हुआ। कॉपर के साथ ऑक्सीजन, ये भी ऐड हुआ। और कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन, तो यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहाँ से टूट के इसमें जुट गया, हाइड्रोजन के साथ H2O बना दिया। तो ये सभी किसके उदाहरण है, उपचयन अभिक्रिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया में। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन। देखिए यहाँ पे एक दिखाया गया है उपचयन अपचयन अभिक्रिया साथ साथ। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये उपचयन हो गया। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन का यहाँ कमी हुआ तो ये क्या हो गया, अपचयन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दैनिक जीवन में उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। ठीक है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, तो संक्षारण होता है यानी जो जंग लग जाता है। ठीक है, लोहे की वस्तुओं में जंग लग जाना। ठीक है, उसके बाद विकृत गंधता, जैसे वसा युक्त या चिप्स का थैली या तेलीय चीज जो छना हुआ रहता है उसमें हवा जब लग जाता है तो अजीब सा उसमें स्वाद या गंध बदल जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विकृत गंधिता को रोकने का उपाय। ठीक है, इसे प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग करते हैं। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, खाने वाला सामान को अच्छे से बर्तन में, सूखे बर्तन में रखना है और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा भर देना। ठीक है, वायु के जगह पे क्या है, वायु को निकाल नाइट्रोजन गैस को भर देना है। ठीक है, फिर शीतलन द्वारा इसे ठंडे रख के कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ और ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। आप इसका नोट्स अच्छे से उतार ले। और ये तो मैं वन शॉट में ही खत्म कर दिया। पहले तो मैं सोच के आया था कि इसका सिर्फ नोट्स बताऊंगा, बट देखते देखते सारा कुछ को बताना पड़ गया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो का अच्छे से आप नोट कर ले। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।